नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी एडवोकेट निर्मल सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल द लीगल स्पिरिट के ऊपर। साथियों, उसके एडमिट कार्ड इशू हो गए हैं और उसी के लिए लोगों ने तैयारी शुरू कर रखी है अपने एग्ज़ाम को देने के लिए। तो अभी आपका एग्ज़ाम है, तो उससे रिलेटेड मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं कि आपका एग्ज़ाम में आपको परेशानी ना हो। सबसे पहले तो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो अपना एडमिट कार्ड और उसके साथ में एक वोटर कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या फिर आपको जो स्टेट बार काउंसिल से जो आपको आईडी कार्ड मिला है वो कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेके जाना है जिसमें फ़ोटो हो। तो दोस्तों, एडमिट कार्ड इशू करके वो और उसके अलावा जो आपका ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ है वो, ये दो चीज़ें ले जानी हैं। इसके अलावा बाल पॉइंट पेन, जिसको बोलते हैं ब्लैक या ब्लू कलर का बाल पेन लेके जाना है, जेल पेन नहीं, वरना आपको जो OMR सीट है वहाँ पे वो भरनी है उसी से। तो उससे रिलेटेड कुछ एक फैक्ट्स हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, आप किस तरह से अपना एग्ज़ाम है उसको फेस करेंगे और किस तरह से आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई हो जाएंगे। तो दोस्तों, जैसे आपके पास में सभी के पास में बैरेक्ट्स होंगे, तो जैसे ये बैरेक्ट्स के सैंपल्स हैं कुछ। जैसे आपने बैरेक्ट्स खरीदे हैं, आपके पास में डिग्लोट एडिशन हो या इंग्लिश हो, जो भी है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जिससे भी आपने तैयारी की है। सबसे पहले तो ऐसा ना हो जिसके ऊपर आपने मार्कर या फिर अंडरलाइन या फिर कुछ कमेंट्स लिखे हुए हों, और बेस्ट रहेगा कि आप विदाउट कमेंट या विदाउट शॉर्ट नोट वाला लेके जाएं। इसके अलावा अगर आपके पास में नहीं है वो, तो आप कोई भी ले जा सकते हैं, वो एग्जामिनर के ऊपर है जो वहाँ पे इन्विजिलेटर रहेगा, क्या पता आपको अलाउ कर दे, तो उससे आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो आपका एग्ज़ाम आपका जो एग्ज़ाम होगा वो आपको कैसे फेस करना है, उसके लिए सबसे मेन बात यह है कि ये आपका क्वालिफाई नेचर का एग्ज़ाम है, ज़्यादा हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने LLB में अच्छी तैयारी की है, अच्छे पढ़ के LLB की है, पढ़ के तो सभी ने LLB की है, लेकिन फिर भी अगर आप टच में हैं अभी भी, तो आप ये एग्ज़ाम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप अपना जो एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आप अपने बैरेक्ट्स लेके जाएँ, जो भी ज़रूरी हैं, चाहे सारे लेके जाएँ, वहाँ पे कोई मनाही नहीं है, आप सभी अपने बैरेक्ट्स लेके जाएँ। वहाँ पे अपने बैरेक्ट्स ले जाके आप अपने बैठें इत्मीनान से, और उसके बाद में आप अपना क्वेश्चन पेपर देखते हैं। तो उसके बाद में आप क्वेश्चन पेपर को देखने के बाद में आपको जो क्वेश्चंस आते हैं, मान लो 100 क्वेश्चंस में से आपको 30, 40, 50 जो भी रेशियो रहेगा, आपको क्वेश्चन आ गए, आपको देखते ही आ गए कि ये क्वेश्चन मुझे आता है और मैं कर सकता हूँ, तो उस क्वेश्चन को आपको टिक मार्क करना है और OMR में फिल कर देना है। उसके बाद में आपको दूसरा स्टेप क्या लेना है कि दूसरी बार लेके आना है। उसके बाद में आपको वो क्वेश्चंस देखने हैं जिसमें आपको बैरेक्ट की हेल्प चाहिए। जैसे मान लो आपको कॉन्स्टिट्यूशन से देखना है, तो वहाँ पे कोई आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, तो डायरेक्ट आप उसी आर्टिकल पे जाके, सबसे पहले इंडेक्स है, इंडेक्स को बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि इंडेक्स मेन है। अगर आपने इंडेक्स का जो नेचर है कि किस तरह से इंडेक्स बिहेव करता है वो समझ लिया, तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और आप इंडेक्स को देखते हैं कि अच्छा ये इंडेक्स है, इसमें ये आर्टिकल पूछा है, किस पार्ट में है, तो आप देखते ही समझ जाएंगे और वो वहाँ पे आप फिल कर देंगे। इसको आप खोल के देखते हैं कि अच्छा ये है 134 आर्टिकल है, यहाँ पे लिखा हुआ है, आपने देख लिया कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, आपने वो डाल दिया, तो वो आपसे पूछ सकता है। कुछ एक जो लैंडमार्क केसेज हैं वो पूछे जाएंगे, वो देख के और आप अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। ये तो हो गई दूसरी बात। इसके अलावा तीसरी बात क्या है जो सबसे मेन है कि आपने दूसरे जो भी क्वेश्चन है उसमें से 25-30 क्वेश्चंस आपने ऐसे कर लिए कि जो आपने बैरेक्ट की हेल्प लेके कर लिए। जो पहला आपने लिया स्टेप, उसमें आपने 40 या 50 क्वेश्चन कर लिए। सेकंड स्टेप में आपने बैरेक्ट की हेल्प लेके और आपने ऐसे 30 क्वेश्चन कर लिए। तो लास्ट में आपके पास में बच जाते हैं मान लो 25 या 30 जो भी क्वेश्चन बच जाते हैं, जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते, ना बैरेक्ट में आपको मिल रहे हैं, ना आपको ध्यान है, ना आपने पढ़ा है। तो आप क्या करेंगे उसमें दोस्तों, मेरी तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप सब में एक ही ऑप्शन भर के आएँ, कि जैसे आपको A भरना है तो सभी में A ऑप्शन भर दीजिए, B भरना है तो B ही भरिए। और ज़्यादातर ये होता है कि जैसे किसी क्वेश्चन में अगर ऑल ऑफ द अबव आता है, तो ज़्यादातर आपको अगर वो क्वेश्चन नहीं आता है तो उसमें प्रायोरिटी यही रखें कि वही ऑल ऑफ द अबव को टिक कीजिए। या फिर कभी किसी क्वेश्चन में आता है A एंड B, A क्वेश्चन जो A ऑप्शन है क्वेश्चन में वो अलग है, B अलग है, और C ऑप्शन में आता है A एंड B दोनों, और D ऑप्शन में आता है नन ऑफ द अबव, तो आप C ऑप्शन चूज कीजिए, A एंड B दोनों। तो दोस्तों ये एक सजेशन है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो ये ज़रूरी है कि इस तरह से होता ही है, इस तरह आप चूज करेंगे, एक ही ऑप्शन लगा के आएंगे, लेकिन जो प्रायिकता होती है, प्रोबेबिलिटी, वो यही कहती है कि अगर हम 30 क्वेश्चन में एक ही ऑप्शन भर के आ रहे हैं, तो ये होता है कि 30 में से ना करते हुए भी 10 क्वेश्चन हमारे ठीक हो जाते हैं। तो वहाँ से आपने अगर 40 मार्क्स 50 मार्क्स कर लिए, 10 मार्क्स ये हो जाते हैं, तो आपका आसानी से आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों कुछ एक और फैक्ट्स हैं जो मैं आपको बताता हूँ, जो आपको एग्जाम देते हुए आपको ध्यान में रखने हैं। आपको ध्यान रखना है कि जो बैरेक्ट हैं वो आप अपने लेके जाएं जिनको आपने इंडेक्स देखे हुए हैं। ऐसा ना करें कि आपने जैसे बैरेक्ट पहले तो आपके पास में दूसरे थे और आप एग्जाम देने गए उससे 1 दिन पहले या 2 दिन पहले कोई दूसरे बैरेक्ट परचेज किए हैं और वो आप एग्जाम में लेके जा रहे हो, तो जिससे आपको परेशानी होगी, क्योंकि वो इंडेक्स आप समझ नहीं पाए हो। तो जो भी आप बैरेक्ट ले जाएँ उनको आप इत्मीनान से, अभी परसों का एग्जाम है तो आपके पास में टाइम है, आप अभी देखिए उनको और उनको समझिए। और जो मेन जो हर टॉपिक से, जो हर एक्ट से जो बेसिक लैंडमार्क केसेज हैं
उनको एक बार नज़र में निकाल लीजिए, क्योंकि वो फिर जैसे आप ऑप्शन में देखोगे आपके ध्यान आ जाएंगे तो आप वहाँ पे टिक मार्क कर सकते हैं। तो इसके अलावा दोस्तों और एक दो बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, मैं बता देता हूँ अभी आपको कि कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें आपको मेन क्या देखना है कि जो आर्टिकल्स हैं और जो अमेंडमेंट्स हैं, जो मेन अमेंडमेंट्स हैं, जैसे 42 हो गया और जो कॉन्स्टिट्यूशंस के कितने पार्ट हैं 22 हो गया, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। कितने आर्टिकल्स हैं ये पूछा नहीं जाता, लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए, ये बेसिक चीज़ें हैं ये, तो आप मतलब आपको फिर एकदम से ध्यान आ जाएगा कि कहाँ पे कौन से पार्ट में कितने आर्टिकल हैं कॉन्स्टिट्यूशन से। तो आप यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2-4 केस हो गए, जैसे कि केशवानंद भारती हो गया, इस तरह के जो केसेस हैं वो पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान में रखिए। तो और एक दो बात हैं, जैसे मेनका गांधी, मिनर्वा मिल्स जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, ये मेन हमेशा हर जगह ही पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, केसेज हैं, ये आप ध्यान में रख के लेके जाइए। और आईपीसी में होता है कि ज़्यादातर जो केसेज पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं, जैसे हो गया ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी सेक्शन 120A एंड 120B हो गया, तो ये हो गया। जो ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हो गया, ऑफेंस अगेंस्ट सर्विस पर्सन हो गया, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हो गया, तो इस तरह से आप ध्यान में रख के जाएँ, ये आर्टिकल्स आपसे पूछे जा सकते हैं। और बेलेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस कौन से होते हैं ये आप ध्यान में रख के जाएँ। जैसे और कुछ एक आपसे इस तरह के केसेस भी पूछ लिए जाते हैं, ए ने बी को चाकू से मार दिया और बी है उसका जो केस बनता है वो कहाँ पे फाइल करेगा और कौन सुनवाई करेगा, कौन सा मजिस्ट्रेट सुनवाई करेगा, कहाँ पे जाएगा, क्या डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में डाल सकता है, डायरेक्ट हाई कोर्ट में डाल सकता है, और कहाँ पे केस फाइल होगा, जहाँ पे प्लेंटिफ रहता है, जहाँ पे डिफेंडेंट रहता है, या फिर जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है। तो इस तरह से करके आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपको मिल जाएगा, और इतना कुछ हार्ड नहीं है। अभी आप जो मैं बता रहा हूँ इस तरह से भी आप पढ़ाई करेंगे तो आप आराम से ईजी हो जाएगा, पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। क्वालिफाई नेचर का, इसमें कोई मेरिट नहीं बनती है कि, और रैंक भी नहीं बनता है कि आपने मान लो 80 नंबर ले लिए तो आपका फर्स्ट रैंक मिल गया, कहीं पे कोई रिजल्ट आ रहा है आप खुश हो रहे हो कि मेरा फर्स्ट रैंक आ गया। बस ये है कि आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में हो जाए, क्योंकि आपने फ़ीस दी है 3500-2500 जो भी आपकी फ़ीस लगी है, तो आप दोबारा से फ़ीस ना भरें, दोबारा आपको परेशान ना होना पड़े जहाँ पे भी जाके आपको एग्ज़ाम देना है। क्योंकि एक काफ़ी लोग हैं जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट भी जा रहे हैं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में भी जा रहे हैं एग्ज़ाम देने, तो उनको परेशानी होती है। तो बस आपको ये देखना है कि पहला अटैम्प्ट में आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, क्योंकि ये बेहतर रहेगा। और उसके अलावा ये है कि CRPC पढ़ते हैं तो उसमें जैसे सेक्शन 460 हो गया, 461 हो गया, 190, 197, 192, 199, तो ये जो सेक्शन है एक बार इन पे थोड़ा सा मतलब नज़र डालते हुए चलना है, ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं। इनके अलावा जैसे बेल हो गया 436, 450, इस तरह से कि भाई किस तरह से बेल मिलती है। एंटीसिपेटरी बेल का हो गया 438 हो गया। और एविडेंस आपको, जैसे एविडेंस हो गया, CRPC हो गया, IPC हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, और फैमिली लॉ हो गया, और इनके आपको बेरेक्ट ले जाने हैं। और आपको कुछ एक बेरेक्ट मैं बताऊंगा कि जो आपको पढ़ने नहीं है। इनकम टैक्स का आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपके ना तो समझ में आएगा, ना इतना कुछ उसमें ज़्यादा वेटेज है कि आपको उस पर ज़्यादा ही ध्यान देना है। तो इनकम टैक्स का तो आप बेरेक्ट ले जा सकते हैं, या फिर आप उसमें तुक्के भी मार सकते हैं, वरना उसको पढ़ नहीं पाएंगे आप। तो उसके अलावा आपको जैसे लेबर लॉ का भी आप नहीं पढ़ पाएंगे, और अभी टाइम भी नहीं है। अगर आप पहले से पढ़ रहे हैं, तैयारी की है आपने, तो ठीक है। अगर अभी आप तैयारी करना चाह रहे हैं, 2 दिन में देखना चाह रहे हैं, तो उसको तो देखने का भी ज़रूरत नहीं है, मैं थोड़ा इंडेक्स देख लें, और वो भी ना देखें तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी चल जाएगा। एडवोकेट्स एक्ट है, उसको भी देखना है कि कहाँ कहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है, कि आपको पता होना चाहिए। वो एडवोकेट एक्ट तो इसलिए है कि आपको पता भी होना चाहिए कि क्या क्या आपके राइट्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं, और जो आपका बार काउंसिल है वो किस तरह से रिएक्ट करता है, और उसकी क्या पावर होती हैं, और अगर कोई एडवोकेट जैसे रॉन्गफुल एक्ट करता है तो उसको किस तरह से पनिश किया जाता है, और क्या क्या चार्जेस लगते हैं, तो ये सब कुछ हैं। और CRPC का मैंने बता दिया। CPC का बेरेक्ट सफिशिएंट होगा, बेरेक्ट से पूछा जाएगा। और जो ऑर्डर 21 है वो ज़रूर देखना दोस्तों। और जैसे उसमें प्लीडिंग हो गया, और इंटीजेंट पर्सन क्या होता है, स्पेसिफिक रिलीफ में भी है इंटीजेंट पर्सन, इंजेक्शन, वो भी देखना है आपको। और इसके अलावा हो गया कि आपको एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ये छोड़ दो, मैं तो यही कहता हूँ कि अभी नहीं हो पाएगा, ये छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है इससे। कि PIL जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है वो आप देख लेना एक बार, उससे तो इतना कुछ ज़्यादा नहीं रहेगा, पर आप देख लेना। कंपनी लॉ भी आप नहीं कर पाओगे, 2 नंबर का ही है, और ज़्यादा चक्कर में मत पड़ना इसके। और साइबर लॉ है, तो इसमें तो इंट्रोडक्शन तो आपको पता होना चाहिए कि साइबर लॉ क्या है, किस तरह के ऑफेंस हैं, क्या चार्जेस हैं, तो वो बस। और लैंड एक्विजिशन एक्ट है, वो एक बार देख लेना आप। और लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, ये देख लेना, इनके बेरेक्ट लेके जाना आप। एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो दोस्तों बस इस तरह से आप तो दोस्तों आपको इससे ज़्यादा कुछ ज़्यादा हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मेन क्या है कि अभी आपको ये देखना है कि आपको एग्ज़ाम अटैम्प्ट कैसे करना है। तो आपके पास में
3 घंटे हैं, 100 क्वेश्चन है। पहले घंटे में आपको ये करना है कि आपको क्वेश्चंस देखने हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन है, ये आपको आता है, वो करते हुए जाना है, डायरेक्ट की हेल्प ले लेनी है, ठीक है। दूसरे जो घंटा रहेगा, दूसरे हावर में आपको क्या करना है कि क्वेश्चन देखने हैं कि कौन कौन से डायरेक्ट की हेल्प से करना है, और या फिर आप उनको कर सकते हो थोड़ा सा टाइम लेकर, तो दूसरे हावर में वो करना है। और जो क्वेश्चन लास्ट में बच जाते हैं उनमें मैंने बताया है कि उसमें सभी में एक ऑप्शन भर देना है, ज़्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने फर्स्ट हावर में आपने अगर 50 क्वेश्चन किए हैं, उसमें आपने देख के किया है तो उसमें 30 नंबर आपके पक्के हो गए। दूसरे में आपने 20 क्वेश्चन किया है, उसमेमें 10 नंबर पक्के हो गए। और तीसरे टाइम आपने 80 क्वेश्चन में से, मतलब 80 नहीं सॉरी 20 या 30 क्वेश्चन बच जाते हैं, उसमें से अगर आपको 10 भी मार्क्स मिल रहे हैं तो आपके 50, 55, 60 आपको स्कोर कर जाते हैं। तो आपको क्वालिफाई करना है। 3 घंटे आपके पास में 100 क्वेश्चंस हैं, सफिशिएंट टाइम है, ज़्यादा कुछ सिरदर्दी या ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों अब क्वेश्चन ये आता है कि आप बेयर एक्ट से आंसर्स कैसे ढूंढोगे। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़नी है, उसको समझना है। उसके बाद में आपको देखना है कौन सा बेयर एक्ट उठाना है, किस बेयर एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है वो बेयर एक्ट उठाना है। उसको देखना है कि कौन से सेक्शन में आता है, उसको सेक्शन को देखना है, उसमें उसके बाद में बेयर एक्ट को खोल के देखना है, कंफर्म करना है कि यही क्वेश्चन है। उसके बाद में आपको करना है कि उसको ढूंढने के बाद में उसको टिक मार करके और उसके बाद में OMR में फिल करना है। OMR फिल करते हुए आपको सावधानी बरतनी है, आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है, क्योंकि OMR अगर आप गलत फिल कर देते हैं तो आपको मतलब डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, आप एग्जाम से डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। तो दोस्तों ऑल द बेस्ट, आपको आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ढेर बधाइयाँ।